नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष विद्या पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। और ये वीडियो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो आपको बताना है। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या है? ये है शुष्क सेल। इसको शुष्क सेल बोला जाता है, जिसको हम लोग बैटरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो शुष्क सेल है, इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, उस ऊर्जा का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है, देखिए, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बैटरी है, शुष्क सेल है, इसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। अगर हम, ये क्या है? ये है बर्फ है। इन बर्फ से हम दो टुकड़ा दोनों हाथों में उठा लें और दोनों हाथों से दोनों बर्फ को क्या करेंगे? दबाएंगे आपस में। तो वो क्या हो जाएगा? वह आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि चिपक जाएगा। तो ये जो चिपक जाता है, ये किसके कारण होता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो हम दोनों हाथों से जब दोनों बर्फ को दबाएंगे आपस में, तो वह क्या हो जाता है? आपस में चिपक जाता है। और ये होता है किसके कारण? ये होता है गलनांक घट जाने के कारण। जब दोनों बर्फ को आपस में हम लोग दबाएंगे, तो दबाने से क्या बढ़ेगा? दाब बढ़ेगा। जब दाब बढ़ता है तो गलनांक घट जाता है। जब गलनांक घट जाएगा तो दोनों बर्फ के बीच एक लेयर टाइप का बन जाएगा, और वह लेयर क्या करेगा? दोनों बर्फ को आपस में जोड़ लेगा और क्या हो जाएगा? दोनों बर्फ चिपक जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। और जब बर्फ का गलनांक घटेगा तो दोनों बर्फ आपस में जुड़ जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, अगर आपसे क्या पूछा जाए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है दाब का एसआई मात्रक? पास्कल होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुना हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आपको बताना है, जब कोई भी वस्तु हो, उसका जो गति है उसको हम लोग दोगुना कर देते हैं, तो उसमें जो ऊर्जा बनता है वह कितना गुना हो जाएगा? तो ऑप्शन है, देखिए, दो गुनी, चौगुनी, समान, तीन गुनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। और ये भी क्या है? ये भी ही वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब गति। तो इसका जो गति है उसको क्या करना है? हम लोग दोगुना कर देंगे। जब इसको दोगुना हो कर देंगे तो बन जाएगा कितना? 2 दूना 4। तो इस समय ऑप्शन नंबर बी जो है, ये कितना है? ये चौगुनी। चौगुनी बोले तो 4 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो ये जो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, ये किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है, देखिए, सतही पृष्ठीय तनाव के कारण, वायु के वातावरण में घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की संयंत्रता के कारण। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या है? वर्षा जल है। और इसका जो क्या बोलेंगे, इसका वर्षा का जो जल है ये क्या होता है? गोलाकार होता है, यानी कि बूंद आकार में होता है। तो ये किसके कारण होता है? ये जो होता है ना, ये पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, देखिए, सतही पृष्ठीय तनाव के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की तेज, सॉरी, इसमें बेज लिखा हुआ है, इसमें होना चाहिए बेग। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए बेग। वायु में ध्वनि की बेग लगभग है। तो आपको बताना है साउंड, यानी कि ध्वनि का जो वेग होता है वह
वायु यानी कि हवा में कितना होता है। तो ऑप्शन है देखिए 330 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड, 110 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन नंबर डी है 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो वेग है यानी कि वेग को किससे मापा जाता है, वेग को मापा जाता है मीटर पर सेकंड से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ये किसका होता है, ये त्वरण का होता है। अगर इसका जो आंसर होगा इन तीनों में से ही होगा कोई ना कोई। तो वायु में ध्वनि की जो वेग होती है ना वह कितना होता है, लगभग 330 मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें ध्वनि को किससे मापा जाता है, ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है, डेसिबल से मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल होता है। तो आपको बताना है, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या है, एक कैमरा है और इस कैमरा में कौन सा लेंस यूज होता है उस लेंस का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है देखिए अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, गोल लेंस। तो ये जो कैमरा है ना इसमें कौन सा लेंस का यूज होता है, इसमें होता है उत्तल लेंस का यूज होता है और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया गया समीकरण संबंधित है डॉट डॉट। तो इसमें एक समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण को देखकर आपको इसका आंसर लगाना है। तो ये क्या है, ये गति का दूसरा समीकरण है। ये क्या है, गति का दूसरा समीकरण। अगर हम लोग बात करें पहला समीकरण के बारे में तो v बराबर u प्लस at होता है पहला समीकरण और ये क्या है, ये दूसरा समीकरण है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है समय चाल, दूरी समय, चाल दूरी, स्थिति समय। तो ये जो गति का जो दूसरा समीकरण होता है ये क्या दर्शाता है, ये स्थिति और समय के संबंध को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कौन है, ये सीवी रमन जी हैं। तो इन्होंने किस क्षेत्र में महान कार्य किया था जो इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ऑप्शन है देखिए ध्वनि मापी, प्रकाश परिकीर्णन, रेडियोधर्मिकता, क्रायोजेनिक। तो ये जो सीवी रमन है ना इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रकाश परिकीर्णन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे और इसी के लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कॉस्मिक किरणें है। तो आपको बताना है कॉस्मिक किरणें क्या होती है। तो ऑप्शन है देखिए आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित व अनावेशित कण। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कॉस्मिक किरणें जो होती है ये क्या होता है, आवेशित व अनावेशित कण दोनों होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था, तो कॉस्मिक किरणों की खोज किया था विक्टर हेस। किसने किया था, विक्टर हेस किया था कॉस्मिक किरणों की खोज और इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला इस कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का किया जाता है क्योंकि डॉट डॉट। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है, एक लाल रंग का क्या है, झंडा है और इस झंडा का प्रयोग अक्सर हम लोग क्या करते हैं, खतरे के निशान के रूप में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये किसके लिए करते हैं, ये किस कारण करते हैं, इसका तो कुछ ना कुछ कारण होगा ना, वो किस कारण करते हैं। और भी तो बहुत सारे रंग हैं जैसे कि हरे हो गए, नीले हो गए, पीले हो गए, इनका भी तो हम लोग को यूज करना चाहिए लेकिन हम लोग नहीं करते हैं और इसी लाल रंग का ही हम लोग खतरे के निशान के तौर पर इसका यूज करते हैं। तो ये किस लिए करते हैं उस चीज को आपको बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है, इसका परिकीर्णन सबसे कम होता है, यह आँखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो ये जो लाल रंग है ना
इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? ये जो लाल रंग है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जब इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। इसका क्या होगा? इसका जो तरंगदैर्घ्य होगा वह सबसे ज़्यादा होगा। जब तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा? ये कम विक्षेपित करेगा। इसका जो विक्षेपण है यानी कि इस रंग का जो विक्षेपित होने की जो प्रक्रिया है वो सबसे कम विक्षेपित होगी। तो जब ये कम विक्षेपित होगा तो ये हमें आसानी से कोहरा, बारिश के मौसम में भी या दूर से दिखाई पड़ेगा। तो इन्हीं कारणों के वजह से ही इसको हम लोग क्या करते हैं? खतरे के संकेतों के रूप में यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के चिप प्रायः किस चीज से बनी होती है? तो आपको बताना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये है क्या है? ये कंप्यूटर है और इसमें एक चिप का यूज होता है और वह चिप किस चीज से बनी होती है उस चीज का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है देखिए, सोडियम, कॉपर, सिलिकॉन, आयरन। तो ये जो कंप्यूटर चिप जो होते हैं ना, ये प्रायः सिलिकॉन से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानने जाते हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आपको बताना है वनस्पति शास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है देखिए, थियोफ्रेस्टस, केरोलस लिनियस, अरास्तु और ऑप्शन नंबर डी है डार्विन। तो वनस्पति शास्त्र का जनक हम लोग थियोफ्रेस्टस को जानते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक हम लोग थियोफ्रेस्टस को मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग बात करें केरोलस लिनियस के बारे में, तो केरोलस लिनियस को हम लोग वर्गिकी का पिता कहते हैं। इसको किसका पिता कहते हैं? वर्गिकी का पिता कहते हैं। इनको हम लोग वर्गिकी का पिता कहते हैं। और ये जो अरस्तु है, इनको हम लोग बायोलॉजी का पिता कहते हैं। और इन्होंने क्या बोलते हैं, डार्विन को आप लोग जानते हैं। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने ही दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होती है? तो आपको बताना है ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जिनमें कोशिका जो होता है उनमें एक स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि उसमें स्पष्ट केंद्रक होता ही नहीं है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती है। उस जीव का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है देखिए, कवक, लाइकेन, जीवाणु, हरे शैवाल। तो यहाँ पर आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे ये क्या है? यह है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? जीवाणु बोला जाता है। और इन जीवाणुओं में क्या नहीं पाया जाता है? इनमें एक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होगा कि कोशिका को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में जो जितने भी जीव जंतु होते हैं उसमें एक स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है और उनमें कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। उनमें से ये जीवाणु भी एक क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही आता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गजर एक डॉट डॉट है। तो आपको बताना है गजर जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या है? ये तना है, पुष्प है, पुष्पक्रम है या जड़ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गजर जो है ये क्या है? एक प्रकार का एक जड़ है और इस जड़ को ही हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो आपको बताना है जो पादप कोशिका में जो हार्मोन पाए जाते हैं उनमें से ऐसा हार्मोन कौन सा है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है, यानी कि प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, देखिए साइटोकाइनिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन हार्मोन, ये तो नहीं पाया जाता है पादप में, ये किस में पाया जाता है? ये मनुष्यों में पाया जाता है, ये मनुष्यों में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर डी तो एकदम होगा ही नहीं। तो इनमें से ही तीनों में से कोई एक आंसर इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ना, ये क्या करता है? पादपों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, यानी कि मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग बात करें ऑक्सिन हार्मोन के बारे में, तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये तना, जो पादप का जो तना होता है, तना का विकास करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तना का विकास यानी कि पादप कोशिका को बढ़ावा देने में, जो वृद्धि करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो, अच्छा ऑप्शन है इसमें, लुप्त हैं, संकटापन्न हैं, खतरनाक हैं, बिरली हैं। तो ये जो रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक एक रिपोर्ट है, एक एजेंसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यह सबसे पहले रूस में जारी हुआ था। तो ये जो रेड डाटा बुक है मतलब किस चीज़ को बताता है? तो ऑप्शन है, देखिए लुप्त हैं, संकटापन्न है, खतरनाक हैं, बिरली हैं। तो ये जो रेड डाटा बुक है ना, ऐसे जीव जंतुओं के बारे में बताता है, जानकारी देता है, यानी कि लिस्ट तैयार करता है जो जिनका जीवन खतरे में है, यानी कि संकट में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ऑस्टियोलॉजी कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखिए हड्डियों के अध्ययन को, रेशम कीट पालन को, फूलों के अध्ययन को, मधुमक्खी के अध्ययन को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या है? ये हड्डियां हैं, यानी कि स्केलेटन सिस्टम। तो हड्डियों के अध्ययन को ही ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी किसे कहा जाता है? हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। और रेशम कीट पालन को कहा जाता है, सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो आपको बताना है दुनिया का वह पहला व्यक्ति कौन है जो मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया था। तो ऑप्शन है लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, क्रिश्चियन बर्नार्ड, नॉर्मन सांबे। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का पहला मानव का जो हृदय था उसको प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति का नाम है क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें लुई पाश्चर के बारे में, तो लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका दिया था। लुई पाश्चर ने क्या क्या था? लुई पाश्चर ने रेबीज किसके काटने से होता है? रेबीज कुत्ता के काटने से बीमारी होता है। तो रेबीज का टीका जो दिया था उस व्यक्ति का नाम है लुई पाश्चर। और एडवर्ड जेनर जो है ये चेचक के टीके, क्या दिए थे? चेचक का टीका दिया था एडवर्ड जेनर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कोशिकाओं का समूह, यानी कि हजारों कोशिकाओं का समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है, देखिए प्रोटीन, अंग, एंजाइम, ऊतक। तो कोशिका मिलकर क्या बनते हैं? कई सारी कोशिका मिलकर एक ऊतक यानी कि टिश्यू का निर्माण होता है। तो इसमें ऑप्शन में कहीं टिश्यू है क्या? एकदम है, ऊतक।
तो ऊतक जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कई सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं और कई ऊतक मिल करके क्या करते हैं, कई ऊतक मिल करके हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उन शरीर का अंग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बोला गया क्या है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है किस नाम से जाना जाता है, तो वह ऊतक के नाम से जाना जाता है, टिश्यू के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, ये टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दूध से दही बनाने का काम कौन करता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा, क्योंकि आप लोग घर में तो खुद से बना रहे होंगे दूध से दही। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में जीवाणु है, कीट है, विषाणु है, कवक है। अरे ये तो क्या, हम लोग खुद बनाते हैं और ये विषाणु जीवाणु का इसमें क्या काम। अरे भाई, अगर ये जीवाणु विषाणु आपको साथ ना देना दूध से दही बनाने में तो आप कभी नहीं बना पाएंगे। तो ऑप्शन देखिए, जीवाणु, कीट, विषाणु, कवक। तो दूध से जो दही बनाने में मदद करने वाला जीवाणु ही होते हैं, वो क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु आता है जो ये दूध में पाया जाता है, और यही जीवाणु क्या करता है, यही जीवाणु ही हमें दूध से दही बनाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जीवाणु जो है दूध में मौजूद शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं और एक दही का निर्माण होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है और इसको देख करके आपको आंसर लगाना है। तो इसमें देखिए आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो इसमें देखिए ऊपर में है 40 40 40 करके और नीचे में 18 19 20। तो ये जो ऊपर में है ये क्या है, ये द्रव्यमान संख्या है। ये क्या है, द्रव्यमान संख्या, ये भी द्रव्यमान संख्या है। तो जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो यानी कि भिन्न भिन्न हो, उससे क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है संभारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता और परमाणु संख्या समान होता सबका, तो उसे कहते हैं हम लोग समस्थानिक। उसे क्या कहते हैं हम लोग, समस्थानिक। जिसमें परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या असमान, असमान, उसे कहा जाता है समस्थानिक। और इसका जो उल्टा होगा वह है संभारिक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी तत्वों के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को कहते हैं क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, किसी भी तत्वों के मोल को 1 ग्राम द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, नाभिकीय द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, आणविक द्रव्यमान। तो किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम को हम लोग आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनायन किस प्रकार बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, प्रोटॉन का ग्रहण करके, प्रोटॉन का त्याग करके। तो जब भी ये बनते हैं तत्व, तत्वों का जो चार्ज होता है वो कभी नेगेटिव होता है, वह कभी पॉजिटिव होता है। तो ये कब बनते हैं पॉजिटिव और कब बनते हैं नेगेटिव, तो वह कैसे बनते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो जब भी तत्व यानी कि पॉजिटिव बनते हैं यानी कि धनायन बनते हैं, तो वे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बनते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करके, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसका जो चार्ज होगा वह किस में आएगा, वो नेगेटिव में आएगा यानी कि ऋणात्मक होगा। और ये धनायन अक्सर मतलब क्या बोलेंगे, धातु में देखने को मिलती है। धातु में धनायन देखने को मिलती है अक्सर, और ऋणायन अक्सर ये अधातु में, ऋणायन अक्सर ये अधातुओं में देखने को मिलती है। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, ये सब अधातु है। ऑक्सीजन हो गया, फिर क्लोरीन हो गया, ये सब अधातु है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है ऋणायन चार्ज यानी कि ऋणायन आवेश देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी किताबों के पन्नों का रंग भूरा हो जाता है, इसका मुख्य कारण है। तो ऑप्शन है देखिए, लगातार प्रयोग करना, वायु का संचरण ना होना, धूल के एकत्रित होने से, सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण होने से। तो यहाँ पर आप लोग एक किताब देख पा रहे हैं, जब भी आप एक न्यू बुक खरीदते हैं तो उसका जो कलर होता है बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो किताब कई सालों तक पड़ा रहता है कहीं बक्से में, तो उसका जो कलर होता है इस टाइप का दिखाई पड़ता है। तो ये किसके कारण होता है, उस कारण को आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कई दिनों के बाद ये जो उसका जो सेलुलोज होता है ना वह क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, और इसके कारण इसका जो कलर है वह चेंज हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। यहाँ पर एक चेन देख पा रहे हैं, ये चेन जो है इसमें पूरा जंग लग गया है, और ये किसके कारण ये होता है। तो ऑप्शन है देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प, ऑक्सीजन तथा जलवाष्प, ऑक्सीजन तथा ग्रीस, जल तथा रंग। तो यहाँ पर एक लोहा है, लोहे का चेन है, और इसमें पूरा जंग लग गया है। इसका देखिए, देखने से ही तो पता चल रहा है इसमें जंग लगा हुआ है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये जो होता है ऑक्सीजन तथा जलवाष्प के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन और जलवाष्प के संपर्क में आकर ये रिएक्शन करने लगता है और जंग लग जाता है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है, अगर लोहे में जंग लग रहा है तो उसका जो भार है वह बढ़ेगा कि घटेगा। तो जब भी किसी भी लोहे में जंग लग जाती है तो उसका जो भार है ना वह बढ़ जाता है। भार क्या हो जाता है, भार भार बढ़ जाता है। और लोहे को इस जंग से बचाने के लिए इसमें एक जिंक की परत भी चढ़ाई जाती है, जिसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग वस्त्रों पर से लोहे तथा धूल के धब्बे हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं, वस्त्र हैं, तो इसको साफ करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर इस कपड़े में मान लीजिए लोहे तथा धूल के धब्बे पड़ गए हैं और इसको साफ करना है, तो हम लोग ऐसा कौन सा एसिड यानी कि अम्ल का प्रयोग करें कि ये आसानी से ये हट जाए इन कपड़ों में से। तो ऑप्शन है देखिए, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ओक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल होना चाहिए। तो कपड़ों से जो लोहे के धब्बे तथा धूल को हटाने के लिए हम लोगों को ओक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। और एसिटिक जो है, ये एसिटिक क्या है, ये सिरका में पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। और जो फॉर्मिक अम्ल है ये कहाँ पाया जाता है, आपको कहीं ना कहीं तो ये जरूर स्पष्ट किया होगा ये फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि ये जो चींटी होते हैं फिर मधुमक्खी के जो डंक होते हैं इसमें पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक, मधुमक्खी के डंक या चींटी में ये पाया जाता है ये अम्ल, यानी कि ये वाला एसिड। और इसको मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंध को डॉट डॉट भी कहते हैं। तो आपको बताना है सहसंयोजक बंध को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है देखिए, आणविक बंध, प्रोटॉन बंध, इलेक्ट्रॉन बंध, नाभिकीय बंध। तो सहसंयोजक बंध को हम लोग आणविक बंध के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आणविक बंध। आखिर ये सहसंयोजक बंध होता क्या है, तो देखिए, जब दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तब ये बंधन बनता है, तब ये बॉन्ड बनता है।
तो उसी को ही बोला जाता है सहसंयोजक बंध। आप लोग यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हैं, ये है हाइड्रोजन और ये भी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दो परमाणु जब आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर साझा कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर एक है, तो आपस में जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहे हैं तो इसमें जो एक बॉन्ड बनता है, इसमें जो एक बंधन बनता है, इसी को ही बोला जाता है सहसंयोजक बंधन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हेमेटाइट किसका अयस्क है? आपको बताना है हेमेटाइट एक अयस्क का नाम है और ये किसका अयस्क है, यानी कि हेमेटाइट से हमें किस धातु का प्राप्त हो सकता है। तो ऑप्शन है देखिए, एल्यूमिनियम, लोहे, पारा, मैग्नीज। तो ये जो हेमेटाइट है इससे हमें लोहे प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। लोहा का और एक दूसरा अयस्क भी है, जैसे कि मैग्नेटाइट भी ये लोहा का ही होता है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, ये सब लोहा का ही अयस्क हैं। अगर हम लोग बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या है? एल्यूमिनियम का आप लोग कभी सुने होंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। और पारा का अगर हम लोग बात करें तो सिनेबार, सिनेबार आप कभी नाम सुने होंगे, सिनेबार जो है ये पारा का अयस्क है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमक के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? यहाँ पर आप लोग देख पा रहेंगे ये क्या है, ये अग्निशमक यंत्र है। तो इसमें जो गैस यूज होता है वह कौन सा गैस यूज होता है? तो ऑप्शन है नियॉन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अग्निशमक के तौर पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग बात करें आग जलाने के लिए सहायक गैस कौन सी है? तो आग जलाने के लिए सहायक गैस का नाम है ऑक्सीजन, आग जलाने के लिए। और आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही हमें आग बुझा सकते हैं, हम आग बुझा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, इसीलिए तो इसका यूज होता है अग्निशमक के रूप में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। प्लास्टिक के बोतल जिस बहुलक से बनी होती है उसे पेट कहते हैं, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक प्लास्टिक का बोतल है, एक नहीं बहुत सारे हैं, कितना ठो है, 1 2 3 6 ठो है। तो ये जो प्लास्टिक का बोतल है ये किससे बने होते हैं? ये बनते हैं पेट से बने होते हैं, यानी कि बहुलक का नाम है पेट। तो इस पेट का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म इसका पूछा है। तो जो इस पेट का जो फुल फॉर्म होता है, पॉलीथीन का फुल फॉर्म होता है पॉलीथीन ट्रेप्टेलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहीं पर हमारा ये छोटा सा वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।